सो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारे इस चैनल का 33rd वीडियो है जो कि आईएससी के कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम हमारे 4th चैप्टर बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स का सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम एनईएफटी के मीनिंग एंड फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। एंड गाइज बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सब CISCE काउंसिल के द्वारा इस चैप्टर के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी को फॉलो करके बनाया जाएगा। तो वो सिलेबस अभी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड अगर आपको ये पूरा सिलेबस चाहिए तो इसका PDF का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस चैप्टर का जो पहले दो टॉपिक्स है वो है RTGS एंड NEFT। सो RTGS एंड NEFT को समझाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाना चाहता हूं जिसके द्वारा आप RTGS एंड NEFT को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हम एक दुर्गा पूजा पंडाल को कंसीडर करते हैं। तो इस पंडाल के बाहर में अभी 50 लोग खड़े हैं जिनको अंदर जाके पंडाल का दर्शन करना है, अंदर में देवी माँ की मूर्ति को देखना है, उसके बाद सभी को बाहर आ जाना है। तो बाहर में 50 लोग खड़े हैं जिनको अंदर जाके पंडाल देखना है। तो अब हर एक आदमी को पंडाल देखना है एंड आप एक पूजा कमेटी के हेड हैं तो आपका काम बनता है कि आप हर एक आदमी को पूजा पंडाल देखने का मौका दें। तो आपका काम है कि आपको हर एक आदमी को पूजा पंडाल दिखाना है एंड हर एक आदमी को पूजा पंडाल देखने का मन है। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं? आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका में आप हर एक आदमी को बोलेंगे कि आप जाइए पूजा पंडाल देख के आइए, एंड दूसरे तरीकों में आप ग्रुप्स में लोगों को अंदर भेज सकते हैं एंड इससे भी उनको पूजा पंडाल देखने का मौका दे सकते हैं। सो हम पहले तरीके को देखते हैं। पहले तरीके में हम क्या करेंगे कि हम हर आदमी को बोल देंगे कि आपको जब मन हो आप जाइए अंदर में पंडाल देख के आइए। तो इसमें 50 के 50 लोग जो है वो पंडाल के अंदर में जाएंगे एंड उनको जब मन होगा वो देख के आ जाएंगे। तो पहला आदमी अंदर जाएगा, वो पंडाल देख के बाहर आ जाएगा, दूसरा आदमी अंदर जाएगा, वो पंडाल देख के बाहर आ जाएगा। ऐसे कर करके 40वां आदमी 50वां आदमी सब पूजा पंडाल के अंदर में जाएंगे एंड अपनी बारी से जितना उन्हें अच्छा लगता है वो पूजा पंडाल को देख के बाहर आ जाएंगे। तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक आदमी इंडिपेंडेंट है एंड वो अपनी मर्जी से पूजा पंडाल में जा रहा है, वो आराम से पूजा पंडाल को देख के बाहर आ जा रहा है। इसमें किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना हो रहा है कि मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा या फिर मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें हर एक आदमी आराम से अपने तरीके से उसको जब मन हो रहा है वो अंदर जाके देख के बाहर आ जा रहा है। तो इससे भी हर एक आदमी पूजा पंडाल को देख ले रहा है एंड आपका 50 आदमी को पूजा पंडाल दिखाने का जो एम था वो भी पूरा हो गया है। अब इस तरीके से भी आपने पूजा पंडाल को दिखा लिया। अब आप एक दूसरा तरीका भी है जो कि अपना सकते हैं। इस तरीके में आप क्या कर सकते हैं कि आप ग्रुप्स में आदमी को बांट सकते हैं एंड ग्रुप्स में आदमी को बांट बांट के आप पूजा पंडाल दिखा सकते हैं। मतलब ये कि अगर 50 आदमी हैं तो आप 10-10 करके 5 ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें कि टोटल 50 आदमी देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ग्रुप को भेजेंगे एंड बोलेंगे कि आप जाके पूजा पंडाल देख के आइए एंड तब तक आप बाकी के 4 ग्रुप्स को रोक के रखेंगे। आप बाकी के 4 ग्रुप्स को बोलेंगे कि नहीं आप अभी नहीं जा सकते हैं, पहला ग्रुप को जाने दीजिए, वो जब पूरा पंडाल देख ले तब आप अंदर जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने पहले ग्रुप को पूजा पंडाल के अंदर में भेज दिया, वो पहला ग्रुप पूजा पंडाल का दर्शन करके बाहर आ गया। अब जब वो पूरा ग्रुप पूजा पंडाल को देख के आ गया तब आप दूसरे ग्रुप को भेजेंगे, वो भी पूरा पंडाल देख के आ जाएगा। तब आप तीसरे ग्रुप को भेजेंगे, जब वो देख के आ जाएगा तब आप चौथे को भेजेंगे, जब चौथा देख के आ जाएगा तब आप 5वें को भेजेंगे। तो आप ऐसे कर करके 5 ग्रुप्स में आदमी को भेज रहे हैं एंड इस केस में भी वो सारे के सारे लोग पंडाल को देख पा रहे हैं। तो आप दोनों तरीकों से पंडाल को दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एक टाइम पे जाने दे रहे हैं एंड जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक आप बाकी के सारे ग्रुप्स को रोक के रखे हुए हैं एंड जब वो ग्रुप आ जा रहा है तब आप दूसरे ग्रुप को जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप ग्रुप बाय ग्रुप सभी आदमी को पंडाल देखने दे रहे हैं। सो ये जो दोनों केसेस में हमने देखा कि हम एक केस में सारे के सारे आदमी को एक ही बार में दे रहे हैं पंडाल के अंदर में कि आप जाइए, आपको जब मन हो रहा है तब आप देख के आइए, एंड दूसरे केस में जहां पे कि हम ग्रुप बाय ग्रुप भेज रहे हैं। इन्हीं दोनों तरीकों से मिलता जुलता है RTGS एंड NEFT। तो RTGS जो है वो पहले तरीके से मिलता है एंड NEFT
जो है वो दूसरे तरीके से मिलता है। तो आपको आशा करता हूं कि ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है तो आपको आरटीजीएस एंड एनईएफटी समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम या फिर एनईएफटी, जिसको हम नेफ्ट भी बोलते हैं। सो नेफ्ट का डेफिनेशन क्या कहता है कि नेफ्ट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इज अ कंट्री वाइड फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इज डन इन बैचेस which are carried out at particular intervals of time. In this system, the transfer of funds takes place in batches at a particular time. All transactions are held till that time. When that time arrives, the transactions pending are then carried out. This process repeats itself for a fixed number of times. So NEFT जो है वो हमारे एग्जाम्पल के दूसरे केस के साथ मिलता है, जिसमें कि हम क्या कर रहे थे कि हम 50 लोग को 10-10 करके 5 ग्रुप्स में बांट दे रहे थे एंड हम ग्रुप बाय ग्रुप लोगों को भेज के पंडाल देखने का मौका दे रहे थे। तो इसमें हो क्या रहा था कि हम पहले ग्रुप को भेज रहे थे एंड हम तब तक बाकी के 4 ग्रुप्स को रोक के रखे हुए थे। हमने दूसरे को भेजा, हमने 3 ग्रुप्स को रोक के रखा, हमने 3 ग्रुप्स को भेजा, हमने 2 को रोक के रखा। ऐसे कर करके हम ग्रुप बाय ग्रुप आदमी को भेजते जा रहे थे एंड जब कोई ग्रुप निकल रहा था हम तभी दूसरे ग्रुप को अंदर जाने दे रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम चीज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पैसों का ट्रांसफर होता है वो भी ग्रुप के टाइप का ही होता है। इसमें जो पैसों का ट्रांसफर होता है वो ग्रुप्स में होता है जिनको कि हम बैचेस बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जितना भी पैसा ट्रांसफर होना है उनको ग्रुप्स में डाल दिया जाता है एंड उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ट्रांजैक्ट कर दिया जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए हमारा एक बैंक है जिसमें कि 9 बजे ट्रांजैक्शंस होते हैं एनईएफटी के, 11 बजे ट्रांजैक्शंस होते हैं एनईएफटी के एंड 1 बजे ट्रांजैक्शंस होते हैं एनईएफटी के। अब मान के चलिए सुबह के 8:30 बजे 5 आदमी आए हैं एंड वो बोलना चाहते हैं कि मुझे अपना फंड्स ट्रांसफर करवाना है। तो अगर वो एनईएफटी के थ्रू फंड्स ट्रांसफर करवाते हैं तो ऐसे केस में उन सभी ट्रांसफर्स को एक ग्रुप में दे दिया जाएगा एंड उन सभी के सभी 5 लोगों के जितने भी अमाउंट जो कि ट्रांसफर होने हैं उनको ग्रुप में रख के या फिर बैचेस में रख के 9 बजे तक के लिए वेट करवाया जाएगा। जैसे ही 9 बज जाएगा उन सभी पैसों को ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अब 9 बजे सारे पैसे ट्रांसफर हो गए। अब 9 बजे के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन होना है 11 बजे, जो कि 2 घंटे बाद होना है। तो 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जितने भी लोग आएंगे उनका ट्रांजैक्शन को 11 बजे तक रोका जाएगा एंड 11 बजे के बाद उसको किया जाएगा। तो मान के चलिए 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में 20 लोग आ गए एंड उन्होंने भी कहा कि हमें ट्रांजैक्शन करके दे दीजिए। तो बैंक ने कहा कि अगर एनईएफटी के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि क्योंकि ये एनईएफटी के थ्रू हो रहा है तो बैंक क्या करेगी, इन 20 के 20 ट्रांजैक्शंस को 11 बजे तक रोक के रखेगी एंड जब 11 बज जाएगा तब इस 20 के 20 ट्रांजैक्शंस को 11 बजे कैरी आउट कर दिया जाएगा। अब 11 बजे 20 के 20 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। अब 11 बजे के बाद जो दूसरा टाइम है वो है दोपहर के 1 बजे। तो 11 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक जितना भी ट्रांजैक्शंस के लिए रिक्वेस्ट आते हैं उनको 1 बजे तक रोका जाएगा। अब मान के चलिए दोपहर के 1 बजे तक 40 ट्रांजैक्शंस के रिक्वेस्ट आ चुके थे। ये 40 ट्रांजैक्शंस क्योंकि एनईएफटी के थ्रू हो रहे हैं तो इनको 1 बजे तक रोका जाएगा एंड 1 बजे इन ट्रांजैक्शंस को किया जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एंड उस टाइम तक जितने भी ट्रांजैक्शंस के रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको रोक के रखा जा रहा है। तो यही होता है एनईएफटी। सो ये हमारे उस प्रीवियस एग्जांपल के जैसा है, उसमें भी यही हो रहा था कि हम पहले ग्रुप को भेज रहे थे एंड जब तक वो ग्रुप वापस ना आ जाए बाकी के ग्रुप्स को रुकना पड़ रहा था। यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि जब तक वो टाइम ना आ जाए तब तक बाकी के ट्रांजैक्शन को रुकना पड़ रहा है। तो एनईएफटी क्या है? एनईएफटी भी एक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है एंड ये इलेक्ट्रॉनिकली पैसों को ट्रांसफर करता है। एंड इसमें होता क्या है कि जो फंड्स का ट्रांसफर है वो एक पर्टिकुलर बैचेस में या फिर एक ग्रुप्स में किए जाते हैं एंड इन ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर टाइम में कैरी आउट किया जाता है। तो जब तक वो टाइम ना आ जाए तब तक उन ट्रांजैक्शंस को होल्ड पे रखा जाता है एंड जैसे ही वो टाइम आ जाता है तब उन ट्रांजैक्शंस को इजीली कैरी आउट कर दिया जाता है। तो यही होता है एनईएफटी, मतलब कि पैसों का ट्रांसफर जो कि बैचेस में हो एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे हो। अब जब तक वो टाइम नहीं आएगा तब तक उसको रोक के रखा जाएगा। तो इसको एक डेफिनेशन के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। एनईएफटी और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इज अ कंट्री वाइड फंड्स ट्रांसफर सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इज डन इन बैचेस व्हिच आर कैरीड आउट एट पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये जो है ये एक नेशनल फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है, मतलब ये इंडिया के अंदर में ही होता है। इससे हम दूसरे देश के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मतलब अगर हमें इंडिया में रह के यूएस में किसी को पैसा भेजना है
है या फिर यूके में किसी को पैसा भेजना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं। इसमें हम अपने कंट्री के अंदर में ही पैसा भेज सकते हैं। अब इसमें जो पैसा होता है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में बैचेस में किया जाता है एंड उन बैचेस का सेटलमेंट एक टाइम पे कर दिया जाता है एंड जब तक वो टाइम ना आ जाए तब तक बाकी के ट्रांजैक्शंस को रोक के रखा जाता है। इन दिस सिस्टम द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस इन बैचेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऑल ट्रांजैक्शंस आर हेल्ड टिल दैट टाइम। ये हम जानते ही हैं कि जब तक वो टाइम ना आ जाए तब तक के लिए उन सारे ट्रांजैक्शंस को रोक के रखा जाता है। When the time arrives, the transaction is pending are then carried out. This process repeats itself for a fixed number of times. And जैसे ही वो टाइम आ जाता है तो ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है एंड ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहता है। तो ये होता है एनईएफटी, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम बैचेस में पैसों को ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ एनईएफटी। सो द फीचर्स ऑफ एनईएफटी आर एज फॉलोज। First feature is simple and efficient. In NEFT, all a depositor needs to do is to log into his or her net banking account and select the person to whom he or she wants to send money and then specify the correct amount to be transferred and then do the transaction. The depositor does not have to send demand drafts or checks or do the lengthy banking proceedings at a bank branch. He can simply access it from his home. This makes this process simple and efficient and at the same time saves time and effort of the depositor, the receiver and the bank as well. So ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये एक सिंपल एंड एफिशिएंट बैंकिंग का प्रोसेस है। इसमें जो फंड्स का ट्रांसफर होता है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है एंड ये टाइम सेविंग प्रोसेस होता है। इसमें होता क्या है कि अगर मुझे पैसे भेजने हैं तो मुझे सिर्फ नेट बैंकिंग में अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना होगा एंड जिसको पैसे भेजने हैं उसको सिलेक्ट करके जितने पैसे भेजने हैं उसको भेज देना होगा एंड उसके बाद मेरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मुझे इसमें कोई भी डिमांड ड्राफ्ट या फिर कोई भी चेक या फिर कोई भी बाकी के नॉर्मल बैंकिंग झंझट होते हैं उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आसानी से पैसों को भेज सकता हूं। तो क्योंकि मैं आसानी से पैसों को भेज सकता हूं तो ये मुझे एक एडवांटेज भी देगा एंड एट द सेम टाइम ये जो प्रोसेस है ये डिपॉजिटर, रिसीवर एंड बैंक तीनों का टाइम बचाता है। जो डिपॉजिटर होता है, जो पैसे देने वाला होता है, उसका टाइम बचता है। क्यों? क्योंकि उसे बैंक में जाके पैसे देने की जरूरत नहीं है, उसे बैंक में लाइंस में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, उसे बैंक में यहाँ से वहां घूमने की जरूरत नहीं है। वो आसानी से अपने घर पे बैठ के ही पैसा भेज सकता है। जो रिसीवर होता है उसे भी उतना झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड जो बैंक होता है उसका भी काम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। तो ये तीनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सो ये फीचर क्या कहता है कि एनईएफटी जो है वो एक सिंपल प्रोसेस है, वो बहुत आसानी से कैरी आउट किया जा सकता है एंड ये एफिशिएंट है, जिसकी वजह से डिपॉजिटर, रिसीवर एंड बैंक तीनों के टाइम में बहुत ज्यादा बचत होती है। जो अगला पॉइंट है वो है हाई मार्केट रीच। एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर मेनली कैरी आउट इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी अवेल्ड एनीवन फ्रॉम एनी प्लेस हैविंग इंटरनेट एक्सेस एट द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर। इन एडिशन टू दिस, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस कैन आल्सो बी मेड थ्रू ATMs, making this available to consumers who may not even have a bank account or access to net banking. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस है इससे मार्केट का रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि पैसों का लेन देन इलेक्ट्रॉनिकली होता है, हमें फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, लेकिन हमारा जाना कंपलसरी नहीं है, हम घर से भी इसको कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इसे घर से भी कर सकते हैं तो इससे होता क्या है कि इसका जो मार्केट में रीच है वो बहुत दूर तक बढ़ जाता है, उसका जो मार्केट में फैलाव है वो बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर इलेक्ट्रॉनिकल एंड कैन बी अवेल्ड एनीवन फ्रॉम एनी प्लेस हैविंग इंटरनेट एक्सेस एट द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर। ये पॉइंट हम जानते हैं कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकल है तो हम इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं जहां पे हमारे पास एक इंटरनेट का एक्सेस हो। एंड इसके साथ क्या होता है कि एनईएफटी ट्रांजैक्शंस को हम एटीएम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है ये उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। मतलब अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी मैं पैसों को डिपॉजिट कर सकता हूं। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि एनईएफटी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकल है इसकी वजह से इसे लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड क्योंकि इसमें हम बिना बैंक अकाउंट के भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं तो इससे जो है एनईएफटी का बैंक का रीच जो है वो इंक्रीज होता है, एनईएफटी के यूजर्स के नंबर्स में इंक्रीमेंट होता है। जो अगला पॉइंट है वो है अवेलेबल टू एवरीवन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एनईएफटी अलाउज इंडिविजुअल फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी आउट मनी ट्रांजैक्शंस इवन विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट। दे ओनली नीड टू डिपॉजिट मनी एट अ नेफ्ट इनेबल्ड बैंक ब्रांच। इन सच केसेस व्हेन वन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, द
maximum amount which can be transferred is rupees 49,999. NEFT requires the individual funds or organizations to have a bank account with a NEFT enabled bank branch in order to receive funds. अब ये पॉइंट हमें बोलता है कि NEFT जो है वो सब के लिए ही एप्लीकेबल है एंड इसके साथ साथ ये हमें NEFT के कुछ लिमिटेशंस भी बताता है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT के थ्रू हम बिना बैंक अकाउंट के भी पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी हम एक नेफ्ट इनेबल बैंक ब्रांच में जाके पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास बैंक अकाउंट ना होने के कारण भी हम पैसों को डिपॉजिट करके पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एंड जब हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो जो मैक्सिमम अमाउंट जो कि हम ट्रांसफर कर पाएंगे वो होगा 49,999, मतलब हम 50,000 से ₹1 कम का अमाउंट तक ही ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT के थ्रू जो है हम बिना बैंक अकाउंट के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इससे उन लोगों को भी फायदा मिलता है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो इसकी वजह से हम NEFT में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं एंड किसी को भेज सकते हैं। लेकिन अगर हमें पैसा रिसीव करना है तब हमारे पास नेफ्ट का बैंक अकाउंट होना पड़ेगा। सो ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। ये पॉइंट क्या कहता है कि जब हमें पैसा डिपॉजिट करना है तब हम बिना बैंक अकाउंट के भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, हमें तब बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। हम नेफ्ट के थ्रू बिना बैंक अकाउंट के भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन जब पैसा रिसीव करने का टाइम आएगा तब हमें नेफ्ट इनेबल्ड बैंक ब्रांच से एक अकाउंट चाहिए, तब हमारे पास नेफ्ट बैंक अकाउंट होना जरूरी है। हम बिना नेफ्ट बैंक अकाउंट के पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है रिड्यूसेस वर्कलोड। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि एज NEFT ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली एंड अकर ऑनलाइन, कंज्यूमर्स डू नॉट नीड टू स्पेंड टाइम इन फिलिंग फॉर्म्स, स्टैंडिंग इन लॉन्ग लाइन्स एट बैंक ब्रांचेस, सबमिटिंग देम टू द राइट डेस्क, मूविंग हियर एंड देयर इन बैंक्स एंड सो ऑन। द रिसीवर also does not require bearing the burden of huge paperwork. The working bank account along with the relevant details submitted online are often enough to authenticate transactions. This reduces the workload of the depositor, receiver and the bank as well. अब ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT जो है वो वर्कलोड को बहुत हद तक घटा देता है एंड ये जाहिर सी बात है कि अगर हम NEFT को घर से ही एक्सेस कर पाते हैं तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में हमें लेंदी काम करने की जरूरत नहीं है। तो इससे जो है हमारा अच्छा खासा टाइम सेव होता है एंड हमारा वर्कलोड भी घट जाता है। एंड जो बैंक जो कि हमें NEFT दे रही है उसका भी वर्क प्रेशर बहुत हद तक कम होता है। क्योंकि पहले जो काम उसे अपने एम्प्लॉयज के थ्रू करवाना पड़ रहा था अब वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स के थ्रू हो जा रहे हैं, तो उसके एम्प्लॉयज के ऊपर जो है उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है। एंड जो रिसीवर भी है उसे भी उतना झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी नेफ्ट के थ्रू आराम से पैसा रिसीव कर सकता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT के थ्रू डिपॉजिटर, बैंक एंड रिसीवर तीनों का वर्कलोड बहुत हद तक रिड्यूस होता है। अगला पॉइंट है सिक्योर। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT इज अ सिक्योर मेथड ऑफ फंड्स ट्रांसफर। बैंक्स ऑफन प्लेस मल्टीपल ऑथेंटिकेशन स्टेप्स इन ऑर्डर टू वेरीफाई द सेंडर्स आइडेंटिटी व्हिच इंश्योर्स दैट इश्यूज ऑफ थेफ्ट एंड फ्रॉड्स आर नेग्लिजिबल। इन एडिशन टू दिस NEFT इज मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच फर्दर एड्स टू द ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ दिस मोड ऑफ पेमेंट। अब ये पॉइंट भी यही कहता है कि RTGS जैसे RBI की तरफ से बैकअप था, RTGS के ऊपर भी जैसे RBI का कंट्रोल था जिसकी वजह से वो सिक्योर हो पा रहा था, इन द सेम मैनर NEFT के ऊपर भी RBI का कंट्रोल है एंड इसकी वजह से ये भी RTGS के तरह बहुत हद तक सिक्योर है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि नेफ्ट जो है वो काफी सिक्योर प्रोसेस है। क्योंकि बैंक जो होते हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले बहुत सारे स्टेप्स डिपॉजिटर के सामने में रखते हैं जिससे कि फ्रॉड्स ना हो। वो उससे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं जिससे कि चोरी एंड फ्रॉड्स का जो केसेस होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया NEFT को गवर्न करती है, इसकी वजह से NEFT के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत हद तक इंक्रीज होती है, NEFT बहुत हद तक सिक्योर हो जाता है। सो ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT जो है वो एक बहुत सिक्योर मेथड है फंड्स ट्रांसफर का। हम NEFT में बहुत सिक्योरिटी के साथ पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें स्कैम्स, फ्रॉड्स, थेफ्ट्स इन सब के बारे में उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसमें आसानी से एंड सिक्योरिटी के साथ पैसा दे सकते हैं। अगला पॉइंट है नो ट्रांजैक्शन फीस। इन ऑर्डर टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस RBI has removed transaction fees for all NEFT transactions irrespective of the bank। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि RTGS के जैसे NEFT के ऊपर भी RBI ने जितने भी ट्रांजैक्शन फीस थे उन सबको हटा दिया है। एंड क्योंकि RBI ने RTGS के जैसे इसके ऊपर भी ट्रांजैक्शन फीस को हटा दिया तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें NEFT करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन फीस देने की जरूरत नहीं है, हम बिना ट्रांजैक्शन फीस दिए ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है नो बैरियर ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। NEFT is suitable for transactions of
of any denominations. In NEFT, there is no minimum amount required to be transferred and no maximum amount that can be transferred. In case of RTGS, the minimum amount required to be transferred is rupees 2 lakh, while NEFT has a minimum transaction amount of rupees 1. This makes NEFT suitable for the average consumer and even some businesses. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि NEFT में कोई भी बैरियर नहीं है उस अमाउंट का जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT में ना ही कोई मिनिमम अमाउंट होता है जो कि हमें ट्रांसफर करना होता है एंड ना ही कोई मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इन NEFT देयर इज नो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड एंड नो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैसा हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उसके ऊपर कोई बैरियर नहीं है। हमें इतना पैसा देना है, इससे कम नहीं दे सकते हैं, हमें इतना पैसा ही ट्रांसफर करना होगा, इससे कम नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एंड हम इतना तक ही कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें जितना पैसा ट्रांसफर हो सकता है उसका फ्रीडम होता है कंज्यूमर के पास एंड ये फ्रीडम कंज्यूमर को बहुत हद तक एडवांटेज देती है कि नेफ्ट में कोई भी बैरियर नहीं है कि हाँ इतना ही पैसा ट्रांसफर हो सकता है। हम 1 रुपया से लेके हमारा जितना मन होता है हम उतना तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। सिंस दिसंबर 2019 NEFT is available round the clock. This means that the consumers can avail NEFT services 24/7। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि दिसंबर 2019 से RBI ने NEFT को जो है 24/7 कर दिया। मतलब अब आपको NEFT जब भी चाहिए होगा आप तब NEFT को अवेल कर सकते हैं। आपको कोई भी टाइम पीरियड के अंदर में बांध के नहीं रखा जाएगा कि आप इसी टाइम पीरियड में ही NEFT कर सकते हैं। आपको जब भी मन हो आप NEFT को कर सकते हैं एंड आप जहां से भी चाहे NEFT को कर सकते हैं। सो ये पॉइंट यही कहता है कि NEFT का जो अवेलेबिलिटी है वो अब 24 घंटा एंड 7 दिन हो चुका है। आप कभी भी NEFT को कंडक्ट कर सकते हैं। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड इस वीडियो को खत्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।